Hello students, welcome to the new class of biology. In the previous class we discussed about the ovule structure, what are the main parts of an ovule, and also we discussed that in every ovule there will be only one embryo sac after the megasporogenesis process, right? So what does that single megaspore which forms in the megasporogenesis process turns into, या फिर उसका डेवलपमेंट किसके अंदर हो जाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में. ओके, सो इफ वी डिस्कस अबाउट द फीमेल गेमेटोफाइट, जैसे हमने बताया था मेगास्पोरोजेनेसिस नाम का एक प्रोसेस होता है जिसमें जो पोलन मदर्स जो मेगास्पोर मदर्स में सेल रहता है, उस मेगास्पोर मदर सेल से जो मेगास्पोर बनते हैं उसके फॉर्मेशन को मेगास्पोरोजेनेसिस कहा जाता है ना. जब ये एमएमसी मियोसिस होता है इस एमएमसी में, तो इस एमएमसी का मियोसिस हमें 4 मेगास्पोर्स देता है, लेकिन इन 4 मेगास्पोर्स में ओनली 1 मेगास्पोर विल बी फंक्शनल. ओके, so that single megaspore functional megaspore will develop into a female gametophyte, जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक. और जो बाकी 3 जो रह जाते हैं वो डिजेनरेट हो जाता है, उसका कोई फर्क नहीं रहता, उसका कोई काम नहीं रहता, वो नष्ट हो जाते हैं. एंड उसी एक सिंगल मेगास्पोर से जो एम्ब्रियो सैक वगैरह का डेवलपमेंट होता है, उस प्रोसेस को, उस डेवलपमेंट प्रोसेस को, उस सिंगल मेगास्पोर से एक एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. ओके, उसे कहा जाता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. क्लियर? ओके, अब एक छोटा सा डायग्राम देखते हैं so that I think you can at least understand the basics of how does an embryo sac develop. तो 4 एम्ब्रियो सैक्स डेवलप होते हैं, है ना, 4 एम्ब्रियो सैक्स. इन चारों एम्ब्रियो सैक्स में से सिर्फ एक डेवलप होकर बाहर निकलता है, यानी कि सिर्फ एक का ही यहाँ पर डेवलपमेंट होता है. सपोज वो एक ये है, उसके अंदर एक सेल मौजूद था, है ना, जो एक मेगास्पोर था उसके अंदर एक सेल मौजूद था, राइट. फिगर 2.8, इससे पहले एक छोटा सा फिगर आएगा वो आप बनाएगा, उसी फिगर का एक कंटिन्यूशन ही है ये, वो मैंने बनाया नहीं है. उसके अंदर आपको 4 सेल्स दिखेंगे, मेगास्पोर सेल. उसमें से एक सेल है ये जिसका माइटोसिस डिविजन होता है. माइटोसिस डिविजन मतलब 1 सेल डिवाइड्स इनटू 2 सेल्स, तो इसका माइटोसिस डिविजन होता है. इस केस में यहाँ पर जो माइटोसिस होता है उसकी खासियत क्या रहती है कि इट will not form the cell wall until the complete mitosis takes place. जब तक पूरे का पूरा माइटोसिस नहीं होता, जो सेल्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, उन सेल्स के सेल वॉल, उसके अंदर उनके सेल वॉल कंप्लीटली फॉर्मेशन नहीं होंगे. तो पहले 2 सेल वाला एक स्ट्रक्चर बनेगा, वापस माइटोसिस होगा, एक सेल डिवाइड होगा 2 में, ये भी 2 में डिवाइड होगा, 4 सेल वाला एक स्ट्रक्चर बनेगा. इसका फिर डिवीजन होगा 4 सेल में, 4 सेल नहीं, 4 न्यूक्लियस वाला एक स्ट्रक्चर बनेगा. इसका फिर डिवीजन होगा माइटोसिस, हर एक 2-2 में बढ़ जाएंगे. देन इन टोटल यू विल गेट 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर. सेल अभी तक नहीं बना है, सेल वॉल अभी तक इसके ऊपर पूरी तरह से बाइंडेड नहीं हुआ, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सेल बना है. सो ईच स्ट्रक्चर, मतलब जो मेगास्पोर था, इट डिवाइडेड इनटू 2 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर फर्स्ट, then 4 nucleated because of second mitosis, and third mitosis it will get 8 nucleated structure, पूरे 8 न्यूक्लियस वाले स्ट्रक्चर मिलेंगे. फिर बाद में जब जैसे ही इसका कंप्लीट माइटोसिस हो जाएगा, आफ्टर दैट द
प्रोसेस ऑफ सेल वॉल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, जिसमें आप देख सकते हो इन टोटल देयर विल बी 8 न्यूक्लियसेस, जिसमें से 3 न्यूक्लियस अपने अपने सेल वॉल बना देंगे, है ना। हम जानते हैं कि हमने कल पढ़ा भी था, ओव्यूल में 2 पोल्स होते हैं, 2 एंड्स होते हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। अगर आप इसको उल्टा भी समझ कर पढ़ लो तो फिर जो नीचे वाला पोल था जो हमने पढ़ा था, छलाजल एंड हमने पढ़ा था नीचे वाला। आप वो ओव्यूल का उल्टा स्ट्रक्चर याद कर लो। ओव्यूल के उल्टे स्ट्रक्चर में तुम्हें नीचे वाला जो एंड था वो हमने पढ़ा था छलाजल एंड जो ऊपर वाला एंड था हमने पढ़ा था माइक्रोपाइलर एंड। वही चीज़ है यहाँ पर। ये एम्ब्रियो सैक है। कौन सा दिखाता हूँ। अभी जो चीज़ आप पढ़ रहे हो ना, इस ओव्यूल के अंदर का ये जो एम्ब्रियो सैक दिख रहा है आपको, इसी एम्ब्रियो सैक के अंदर के सेल डिवीजन प्रोसेस के बारे में आप पढ़ रहे हो कि किस तरह इसके अंदर ये जो एक सिंगल ओव्यूल बना है, ये सिंगल ओव्यूल में सेल डिवीजन वगैरह किस तरह होता है वो पढ़ रहे हो अभी आप। ओके, मतलब आप इस एम्ब्रियो सैक के बारे में पढ़ रहे हो। तो जाहिर सी बात है एम्ब्रियो सैक के नीचे का हिस्सा, मतलब एक तरह से उल्टा देखो तो ऊपर का हिस्सा छलासल पोल्ट और नीचे का हिस्सा माइक्रोपाइलर एंड होता है। वही चीज़ यहाँ पर है। ओके, तो देख लेना। दिस 8 न्यूक्लियस goes into different ends. 3 nucleus goes to the micropylar end. They form the cell wall there. और यहाँ पर ये जो सेल वॉल बनेगा, ये जो माइक्रोपाइलर एंड में जो बनेगा, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है एग अपैरेटस। ठीक है, नोट्स में आपको मिल जाएगा, क्लियरली लिखा हुआ है। इस स्ट्रक्चर को कहा जाएगा, यहाँ से बनाते थे। ये इतना बन गया आपका। इसका अगला स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का दिखेगा, मतलब यही स्ट्रक्चर उल्टा रख कर आप पढ़ो। यही चीज़, छलाजल एंड ऊपर, माइक्रोपाइलर एंड नीचे। 3 न्यूक्लियस माइक्रोपाइलर एंड की तरफ चले जाएंगे। इतने स्ट्रक्चर को कहा जाता है एग अपैरेटस। क्या कहते हैं? एग अपैरेटस, जिसमें एक एग सेल मौजूद रहेगा एंड 2 सिनर्जिड्स मौजूद रहेंगे। ओके, दिस इज द एग अपैरेटस। ये पूरा 3 न्यूक्लियस चले जाएंगे। कहाँ पर, किस तरफ चले जाएंगे 3 न्यूक्लियस? दे विल गो टू द छलाजल एंड, और इन तीनों को कहा जाता है एंटीपोडल्स। ओके, क्या कहते हैं इनको? एंटीपोडल्स। फिर जो बचा हुआ रहेगा 3 माइक्रोपाइलर एंड में, 3 छलाजल एंड में चला गया। अब जो 3 बचे हुए रहेंगे वो, सॉरी, अब जो 2 बचे हुए रहेंगे वो सेंट्रल सेल के नाम से जाने जाएंगे। दिस विल बी द कंप्लीट सेंट्रल सेल। ये एक कंप्लीट सेंट्रल सेल है। ठीक है, ये एक कंप्लीट सेंट्रल सेल है और इसके अंदर ये जो न्यूक्लियस है इनको कहा जाएगा पोलार न्यूक्लियर। पोलार न्यूक्लियर। ओके, अब ये सबसे इंटरेस्टिंग वाली बात में आते हैं। ये जो एम्ब्रियो सैक आप देख रहे हो इसमें आपको जो न्यूक्लियस और जो सेल का काउंट दिखेगा वो एकदम डिफरेंट रहेगा। कैसे देखते हैं। यहाँ पर ये सेल वॉल नहीं बनाएगा, ठीक है, मतलब इनमें सेपरेट सेल वॉल नहीं बनेगा, ये एक सिंगल सेल होगा। अगर ऐसा है तो इसमें कितने न्यूक्लियस और कितने नंबर ऑफ सेल्स इसमें बने हैं देखेंगे यहाँ पर। 1 सेल, 2, 3, 4, ये कंप्लीट एक ही सेल है। हम इसको अलग अलग नहीं कंसिडर कर सकते क्योंकि एक सिंगल सेंट्रल सेल कहा जाता है। तो 1, 2, 3, 4 सेल, 5, 6, 7 सेल्स टोटल आपको मिले हैं। ओके, कितने न्यूक्लियस इसके अंदर के डॉटेड स्ट्रक्चर्स अगर क्लियरली विजिबल ना हो तो एक बार देख लेना। ये रहे डॉटेड स्ट्रक्चर्स, ये जो दिख रहे हैं आपको ब्लैक डॉटेड स्ट्रक्चर्स, और इसके अंदर भी छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जो दिख रहे हैं वो एक्चुअली न्यूक्लियस हैं। सो इसके अंदर हर एक के अंदर एक एक न्यूक्लियस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 न्यूक्लियस वाला और 7 सेल वाला एक अरेंजमेंट यहाँ पर आपको मिल रहा है। यानी कि जब एक ओव्यूल मैच्योर होगा तो उसकी एम्ब्रियो सैक का अरेंजमेंट 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड अरेंजमेंट होगा। 8 न्यूक्लियस का
7 सेल वाला एक अरेंजमेंट होगा जब एक एम्ब्रियो सैक कंप्लीटली मैच्योर होगा, जब वो मैच्योरिटी अटेन करेगा। क्लियर? बात क्लियर हो गई होगी। नहीं क्लियर भी होगी तो भी आप एक बार मतलब पॉज करना, वीडियो एक बार रिपीट करके देख लेना, यू विल जस्ट अंडरस्टैंड इट। काउंट करके देख लेना, सिंपल लॉजिक है। ओके ओके, सो नाउ वी विल स्टडी। अब पूरा देखते हैं तो एक बार रिवाइंड करके देखा जाए तो आपने हाँ माइक्रोस्पोर के बारे में पढ़ा, पोलन ग्रेन्स के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा, पोलन ग्रेन्स के होने वाले इश्यूज़ के बारे में पढ़ा, यानी कि आपने एंड्रीशियम पूरा कंप्लीट तरीके से पढ़ लिया था। फिर जब फिर कंटिन्यूएशन में आपने पढ़ा था फीमेल गेमेट्स के बारे में, अभी ओव्यूल के बारे में पढ़ा, मेगास्पोर्स के बारे में पढ़ा, यानी कि आपने कम्प्लीटली मेल गेमेट के बारे में, उसके अंदर की चीज़ों के बारे में पढ़ लिया, कंप्लीट एंड्रीशियम पढ़ लिया। फिर आपने कंप्लीट गाइनीशियम पढ़ लिया, यानी फीमेल गेमेट और मेल गेमेट के बारे में कंप्लीट आपको डिटेल मिल गया। अब क्या बाकी रह गया? फर्टिलाइजेशन तो आपने वैसे भी पहले देख लिया था, अगर और फर्टिलाइजेशन के बारे में आएगा डिटेल में तब भी आप देख लोगे। अभी देखते हैं कि जो एंथर बना था, मतलब जो एंथर बनेगा किसी भी फ्लावर का, वो किन किन तरीक़ों से ऑन द बेसिस ऑफ द पोलन सोर्स किन किन तरीक़ों से डिवाइड किया जाता है और क्या होता है पोलिनेशन प्रोसेस। ओके, क्या होता है वैसे पोलिनेशन प्रोसेस आप जानते ही हो, ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत तो है नहीं। पोलिनेशन इज़ नथिंग बट द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द मैच्योर्ड एंथर। एंथर जब मैच्योर होता है तो उसके अंदर से पोलन ग्रेन्स निकल के बाहर आते हैं, तो उस टाइम में जब पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र किया जाता है इनटू द स्टिग्मा ऑफ प्रेजेंट इन द पिस्टिल, दैट प्रोसेस इज नोन एज पोलन ग्रेन्स। मतलब पोलन ग्रेन्स के अंदर से, पोलन ग्रेन्स जब एंथर के अंदर से मैच्योर होकर बाहर निकलते हैं तो उसको उठाकर डिफरेंट प्लांट्स के, फ्लावर्स के या सेम प्लांट के, सेम फ्लावर के पिस्टिल में पहुंचाया जाता है एंड उसी पिस्टिल के स्टिग्मा पर वो जाके अटैच होता है, फिर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस वगैरह हो जाता है। ओके, अब इसके मेनली 3 टाइप्स होते हैं एंड इट्स बेसिस ऑफ द पोलन सोर्स, मतलब पोलन ग्रेन्स कौन से फ्लावर्स पे जाके गिरते हैं उसके आधार पर इट इज मेनली ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज द ऑटोगेमी। ओके, पहला जो प्रोसेस है उस पहले प्रोसेस को कहा जाता है ऑटोगेमी। तो व्हाट इज एन ऑटोगेमी? इट्स नथिंग बट पोलिनेशन टेकिंग प्लेस इन अ सेम प्लांट विद इन द सेम फ्लावर। अपने खुद के प्लांट के उसी फ्लावर के अंदर, यानी कि सेल्फ पोलिनेशन एक तरह से मानो तो उस प्रोसेस को कहा जाता है क्या? ऑटोगेमी। इसमें एक कंडीशन ज़रूरी है ऑटोगेमी के होने के लिए कि जो पोलन का रिलीज है, एक ही फ्लावर के पोलन ग्रेन्स, एक ही फ्लावर के अंदर पोलन ग्रेन्स भी होगा और उसी फ्लावर के अंदर स्टिग्मा भी होगा। तो पोलन ग्रेन्स का रिलीज होना और साथ साथ स्टिग्मा का रिसीव होना, दोनों एक सिंक्रोनाइजेशन वाला प्रोसेस होना ज़रूरी है, लेकिन वो बहुत रेयर होता है। जैसे पोलन ग्रेन्स खुल गया, मतलब एंथर खुल गया, पोलन ग्रेन्स बाहर निकल गया, खुलते ही मतलब पोलन ग्रेन्स बाहर निकलते ही स्टिग्मा उसको पकड़ने के लिए खड़ा है, ऐसा वहाँ पर बहुत रेयर होता है। सिंक्रोनाइजेशन होना ज़रूरी है, मतलब पोलन ग्रेन्स गिर गया तो फिर स्टिग्मा अगर वहाँ पर रिसीवेबल है तो रिसीवेबल होने के हिसाब से उसको रिसीव करना चाहिए, बस दैट्स ऑल। तो एक तरह से ये इतने पास होते हैं कि इनमें सेल्फ पोलिनेशन का प्रोसेस आसानी से हो जाता है। ओके, सो इतना तो समझ में आ गया होगा कि पोलन रिसेप्शन होना कैसा ज़रूरी है, किस तरीके से ज़रूरी है स्टिग्मा के हिसाब से। इस केस में अगर देखा जाए तो एक दो एग्जाम्पल भी आपको दिखेंगे। एक है ऑक्सालिस कोमेलिना वायोला, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसको देखकर डरना मत, ये कुछ अमेरिकन मैक्सिकन स्पीशीज़ फ्लावर्स हैं ये तीनों के तीनों, तो उनकी कैटेगरी में आने वाले कुछ फ्लावर्स के बोटानिकल नेम्स हैं। ओके, इस ऑटोगेमी प्रोसेस में आने वाले जो फ्लावर्स होते हैं वो मेनली 2 टाइप के होते हैं। ओके, ऑटोगेमी प्रोसेस में जो फ्लावर्स आते हैं वो मेनली 2 टाइप के होते हैं।
One is the chasmogamous flower, another one is the cleistogamous flower. chasmogamous फ्लावर की खासियत उनका एंथर और स्टिग्मा रेगुलर जिस तरीके से एक फ्लावर का होना होता है वैसे होगा, मतलब फ्लावर मैच्योर हो गया तो उसमें से एंथर एंड जो स्टिग्मा है वो भी एक्सपोज्ड होगा, मतलब वो हमेशा खुला हुआ रहेगा। क्लाइस्टोगेमस फ्लावर्स होते हैं वो कभी खुलते नहीं, बहुत ज़्यादा खुलते नहीं कभी भी, तो उनमें पोलन्स अगर खुल भी जाए कभी भी ओपन हो जाए, still there will be no chance of any other flower to land over them. So that such type of flowers are cleistogamous flower. Chasmogamous always open with exposed anther and stigma. Cleistogamous no chance of any other flower to land, no chance of any other pollen of any other flower to land upon, and mostly they are closed. Okay, सो दैट वॉज ऑटोगेमी, राइट। मैंने बताया था 3 टाइप्स ऑफ पोलिनेशन प्रोसेस। फर्स्ट वन इज ऑटोगेमी, सेकेंड वन इज गीटोनोगेमी, सेकेंड प्रोसेस इज द गीटोनोगेमी। तो व्हाट इज गीटोनोगेमी? एक तरह से सेल्फ पोलिनेशन ही है गीटोनोगेमी भी, जिसमें पोलन ग्रेन्स जो अपने फ्लावर में रहता है वो अपने ही प्लांट के दूसरे फ्लावर की तरफ चला जाता है। पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर from anther to stigma of another flower but of same plant, उसे कहा जाता है गीटोनोगेमी। गीटोनोगेमी अगर देखा जाए तो फंक्शन वाइज क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है, टेक्निकली वहाँ पर क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है, लेकिन जेनेटिक रूप से देखा जाए वहाँ पर सेल्फ पोलिनेशन प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि सेम प्लांट का ही पोलन ग्रेन रिसीव हो रहा है, इसलिए दूसरे प्लांट के फॉर्मेशन का चांसेस बहुत कम है, या फिर क्रॉस ब्रीडिंग का चांसेस जो है बहुत कम है। ठीक है, इसको कहा जाता है गीटोनोगेमी। मेस इसका एक अच्छा खासा एग्जांपल है, मेस मक्का जिसे कहते हैं। ओके, थर्ड टाइप ऑफ पोलिनेशन प्रोसेस इज जीनोगेमी। ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ प्रोसेस इज द जीनोगेमी प्रोसेस। टेक्निकली लॉजिकली किसी भी तरीके से पूछो, इट इज अ क्रॉस पोलिनेशन प्रोसेस, जहाँ पर एंथर ट्रांसफर होगा स्टिग्मा में ऑफ अनदर प्लांट्स अनदर फ्लावर, मतलब डिफरेंट प्लांट के अंदर इस पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होगा। इस प्रोसेस को कहा जाता है जीनोगेमी, और टेक्निकली देखा जाए इट्स फंक्शनली जेनेटिकली टेक्निकली एवरीथिंग इट्स अ क्रॉस पोलिनेशन प्रोसेस। इसका एक अच्छा खासा एग्जांपल है पपाया। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द पोलिनेशन। अब हम नेक्स्ट क्लास में पोलिनेशन के एजेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, so that's all about today's class. I hope you enjoyed it. Write the notes regularly of each and every topics. आप अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो इस पर्टिकुलर चैनल पर, मतलब आपके क्लासेस पर, तो आई विल जस्ट टेल यू कि रेगुलरली वीडियोस देखते रहिएगा, नहीं तो बाद में आप लोगों के लिए ही बर्डन होगा आने वाले क्लास में। 12th में हो आप लोग, सीरियसली लेना। अगर अभी से आप लेजीनेस दिखाओगे तो बाद में चलकर बहुत ज़्यादा मुसीबत आपको झेलनी पड़ेगी। कोरोना आज नहीं तो कल चला जाएगा, लेकिन अगर पढ़ाई चली गई तो करियर एक तरफ से कुछ भी नहीं रहेगा, आपके करियर आपके हाथ में। सो डोंट प्ले विथ योर करियर। ओके, सो स्टे सेफ and enjoy the time with your family and have a nice day.